मधौल नामक राज्य में विक्रम नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। विक्रम बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान था, परंतु वह एक ईमानदार इंसान था। अपनी गरीबी के अवस्था में भी वह खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वो अपने पति से बोली, सुनिए जी, आज खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, न चावल है, न दूध है, न चीनी है। आप ये सामान किसी तरह से ले आओ तो हम खीर खा सकते हैं। चिंता मत करो, मैं अभी ये सामान बाजार से लेकर आता हूँ। जब विक्रम बाजार की ओर चला तो मन में सोचने लगा कि मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, मैं ये सामान कहाँ से लाऊं और कैसे लाऊं। फिर उसे अपनी पड़ोसी नंदू का ख्याल आया। उसने सोचा शायद वह मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ये सोचकर विक्रम पड़ोस के घर पहुंचा। पड़ोसी ने कहा, अरे विक्रम, कहो क्या हाल है और भाभी कैसी है। और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ पैसे की ज़रूरत आ गई है। सोचा तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। पड़ोसी नंदू मन ही मन सोचने लगा, ये तो पहले से ही गरीब है, अगर इसे कुछ उधार दिया तो कहाँ से चुकाएगा। अभी कुछ दिया तो उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़नी ही होगी। ये सोचकर बोला, तुम बड़े बुरे समय में आए हो दोस्त। वैसे तो मैं राजा का सेवक हूँ, लेकिन अभी मेरे पास भी पैसे नहीं हैं और घर में परेशानियाँ चल रही है। अपने घर की हालत क्या बताऊँ। आज मेरी पत्नी को कुछ मीठा खाने का मन था, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं जो बाजार से कुछ ला सकूं। ओह, मैंने बेकार ही तुम्हें तकलीफ़ दे दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी नंदू की पत्नी की आवाज़ रसोई घर से आई, ए जी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आती पत्नी की आवाज़ सुनकर नंदू हड़बड़ा गया, मगर वह अपने आप को संभालते हुए बोला, दोस्त, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना लिया। शायद पूरे पेट न भरे, लेकिन आधे पेट ही खाकर रहना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद विक्रम नंदू के घर से चला गया। बाहर निकलकर विक्रम सोचने लगा, नंदू मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ न होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से खुशबू भी आ रही थी, जैसे उसकी पत्नी ने खीर बनाई हो। अपने ही विचारों में डूबा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार। पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते विक्रम की नज़र एक सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत अच्छी सजावट हो रखी थी। सामने से जाते हुए एक व्यक्ति को रोककर विक्रम ने पूछा, भाई किसका मकान है ये, और इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर। अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर सेठ देवेंद्र जी की हवेली है। शादी के 10 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी खुशी के मौके पर वह खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे। भैया, आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा है और नामकरण भी होगी, मगर ये सजावट शायद कई दिनों तक चलेगी। ये सब बातें सुनकर विक्रम मन ही मन में सोचने लगा, दावत तो कल होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज खीर खाने की है। विक्रम मन ही मन में कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ समय बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहाँ से निकलकर वह सीधे बाजार में गया। बाजार में जाकर वह एक चावल के व्यापारी के पास गया और बोला, सेठ जी, चावल की कितनी बोरी होगी गोदाम में। बैठो भाई, कहाँ से आए हो। मैं सेठ देवेंद्र प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना। लड़का हुआ है सेठ जी को, तब तो हमारी तरफ से भी बधाई बोलना। और कितनी बोरियां चावल की चाहिए सेठ जी को, ये तो मुझे नहीं पता। मुझसे तो केवल इतना कहा है कि विष्णु के यहाँ से पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं चावल की, और थोड़ा सा चावल नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो मेरा धंधा नहीं है, खरीदते हैं और बेच देते हैं। फिर भी कह देना कि 25 से 30 बोरियां होंगी।
और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहाँ तक नमूने की तौर पर तुम्हें चावल देने की बात है, वो तो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। व्यापारी ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, जल्दी तुम इस आदमी को 1 पाव चावल दे दो नमूने के तौर पर, यह सेठ जी को दिखा देगा। विक्रम ने 1 पाव चावल लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद विक्रम वहाँ से एक चीनी के व्यापारी के पास पहुँचा। राम राम सेठ जी। जय राम। चीनी के 10 बोरे होंगे सेठ जी। 10 क्यों 20 मिल जाएंगे। पर तू आया कहाँ से है, किसने भेजा है तुम्हें? सेठ देवेंद्र प्रसाद जी ने कल, उनके बेटे का नामकरण है न, इसलिए चीनी के बारे में पूछ रहे थे और कहा है कि नमूने के तौर पर थोड़ी सी चीनी लेते आना। क्या तो कल जो चीनी गया था वह खराब था? जाकर कह दे अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो न ले, मैं नमूने वमूने नहीं देता। इसकी बात सुनकर विक्रम हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से चल दिया। बाजार में चीनी के कई और व्यापारी थे। विक्रम एक दूसरे व्यापारी के पास पहुँचा और सारी बात बताई। व्यापारी बोला, अरे सेठ जी ने हमें याद किया है, ये तो हमारे धन्य भाग है। तुम चिंता न करो, नमूने के तौर पर चीनी मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। और व्यापारी ने नमूने के तौर पर थोड़ी सी चीनी दे दी। विक्रम खुश होकर चीनी लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद विक्रम एक दूध वाले के पास पहुँचा और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर सेठ देवेंद्र प्रसाद ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा दूध लाने के लिए बोला है। व्यापारी ने बड़े ही खुश होकर आधे पाव दूध विक्रम को देते हुए कहा, ये लो दूध बिल्कुल ताज़ी है और जल्दी लौटकर बताना कि कितने लीटर दूध चाहिए, जल्दी जाओ। विक्रम दूध लेकर वहाँ से चलने लगा। अब खीर बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम में अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। बैठिए, मैं जल्दी से खीर बना लेती हूँ। पत्नी ने जल्दी से खीर बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है, उसी रात को राज्य के राजा आनंद सिंह भेष बदलकर घूम रहे थे और ठीक उसी समय वह विक्रम के घर के बाहर खड़े थे। दोनों पति पत्नी की बातें वो सुन रहे थे। अंदर कमरे में विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, तुमने खीर तो तैयार कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। उसकी पत्नी बोली, लेकिन क्यों? अरे वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का सेवक नंदू। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी को भी कुछ मीठा खाने का मन है। अगर वो यहाँ आ गया तो हमें न चाहते हुए भी खीर में से कुछ उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे लिए क्या बचेगा? फिर तो मैं दिया भी न जलाऊं, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। अंधेरे में ही बैठकर खीर खाने लगे। उसी समय राजा आनंद सिंह भी कमरे के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनके साथ बैठकर खीर खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उसके साथ बैठकर खीर खा रहा है। राजा आनंद सिंह के आ जाने से खीर कुछ जल्दी ही खत्म हो गई। इस पर विक्रम और उसकी पत्नी दोनों को आश्चर्य हुआ। विक्रम ने अपनी पत्नी से कहा, अरे खीर इतनी जल्दी खत्म हो गई। विक्रम की पत्नी ने तुरंत दिया जलाया। तभी विक्रम ने देखा कि वहाँ पर एक तीसरा आदमी भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया और कहने लगा, तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। खीर तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। लो, इस खुशी में ये पैसे मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। नहीं नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के बदले कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप वो खीर खा लिया और मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया।
मैं बड़े ही मुश्किल से कितने उपाय करके खीर का सामान लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जरा बताओ कि तुम किस प्रकार से ये सामान लेकर आए थे। राजा के प्रश्न के उत्तर में विक्रम ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बता दी। कैसे उसने चावल, चीनी और दूध का इंतजाम किया था। फिर बोला, अब सारा सामान खत्म हो गया, खीर और नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ़ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं हो, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए तुम मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराज आनंद सिंह के दरबार में जाना, वह अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा आनंद सिंह वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपना राजवस्त्र पहना और अपने एक पहरेदार को आदेश दिया कि कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम विक्रम है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सामान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह के समय विक्रम की पत्नी ने विक्रम को उठाया और कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है जी। और सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ जाओगे। राजमहल के लिए आपको कोई न कोई उपहार ले जानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए। आप ठीक कह रहे हो, मगर आप चिंता मत कीजिए, जाइए महाराज के पास, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहाँ तक उनको उपहार देने की बात है, तो कल मैंने एक तोता पकड़ा था। मैंने उसके पूँछ थोड़ी सी काट दी है उसे पालतू बनाने के लिए। आप तो पशुओं को चराने जंगल में चले जाते हैं और मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। सोचा था उस तोते के साथ अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही तोता महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। विक्रम ने अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा आनंद सिंह के पास जाकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, पैगाम संकेतित है जो आपको समझना होगा और फिर उत्तर देना होगा। ये कहते हुए उस राजदूत ने खड़िया से एक गोल घेरा बना दिया और चावल के कुछ दाने चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज यही पैगाम है हमारे महाराज का, अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे। ये देखकर महाराज सोचने लगे, इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। छत्तीसगढ़ राज्य हमारे राज्य से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है। उसके राज्य के राजा को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। राजा को इस पैगाम का उत्तर नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है। परंतु महामंत्री और सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का उत्तर न समझ सके। पूरे राज दरबार में भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजा का पैगाम मेरे समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। राजा सोचने लगे कि अब क्या करें, इस पैगाम का क्या उत्तर दे इस राजदूत को। तभी राज दरबार में विक्रम का आगमन हुआ। विक्रम ने महाराज को देखकर प्रणाम किया। उन्हें देखते ही विक्रम समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जो रात को मेरे घर पर आया था। राजा ने भी विक्रम को पहचान लिया। राजा आनंद सिंह की नज़र जैसे ही विक्रम पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्रेम से विक्रम का स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं किया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत है कि
आपने मुझे पहचान लिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि कल रात मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। इसमें माफ़ी की क्या बात है, बल्कि माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होने के बाद भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। राजा आनंद सिंह और विक्रम की बात को मंत्री समझ न सका। कुछ देर बातें करने के बाद विक्रम राजा आनंद सिंह के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है, इसलिए वो बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं महाराज। यदि आप चाहे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। विक्रम अपने तोते को अपने झोले में रखकर लाया था। राजा आनंद सिंह ने एक बार सोचा, फिर विक्रम को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, तो छत्तीसगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दे दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हम पर बहुत ही उपकार होगा। विक्रम ने अपने झोले में से तोता निकाला और उस घेरे के बीच में उस तोते को छोड़ दिया। तोता थोड़ी देर रुका और उस घेरे के बीच पर पड़े हुए चावल के दाने को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उस सारे चावल के दाने चुभ लिए। थोड़ी देर बाद सारे चावल के दाने खत्म हो गए। ये देखकर छत्तीसगढ़ से आए हुए दूत ने कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने विक्रम से पूछा, एक बात बताओ विक्रम, ये तोता तुम किस लिए लेकर आए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि आपकी परेशानी को हल करने का माध्यम बन गया। बात असल ये है कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ उन्हें उपहार में ज़रूर देनी चाहिए। इसलिए मैं ये तोता उपहार के रूप में ले आया। राजा बड़े ही खुशी से विक्रम और उसकी पत्नी का लाया हुआ उपहार स्वीकार किया। फिर कहने लगे, लेकिन एक बात और बताओ विक्रम, तुमने छत्तीसगढ़ के राजा का पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? बहुत ही आसान सी बात है महाराज। छत्तीसगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर चावल के दानों को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और हम पर हमला करने के इरादे रखते थे। मैंने तोता को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे चावल के दाने को साफ कर दिया और उन्हें संदेश दिया कि हमारी सेना इतने बुलंद है कि वो उनकी सेना को चावल की दानों की तरह साफ कर देंगे। विक्रम की बात सुनकर राजा आनंद सिंह बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश विक्रम, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत पसंद आया। हम आज से तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, विक्रम के लिए एक बहुत ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद से विक्रम राजा का सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा और खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा।